विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मुगल प्रशासन कर रहे थे हम, कल हमने मुगल प्रांतों का शासन किया, आज हमने क्या करना है, सरकार या जिले का शासन करना है। कोशिश करेंगे परगने का प्रशासन भी आज ही क्या कर दें और गांव का प्रशासन भी, ठीक है, 3 स्तर पे। क्योंकि पहले हमने केंद्रीय किया, केंद्रीय प्रशासन किया, फिर हमने प्रांतीय प्रशासन किया, आज हम कर रहे हैं सरकार का प्रशासन या जिले का। सरकार, मुगल काल में सरकार किसे कहते थे, जिले को, या मुगल काल में जिलों को क्या कहते थे, सरकार कहते थे। क्या कहते थे, सरकार कहते थे, ठीक है जी। मुगल काल में जिलों में यानी सरकार में, जिलों में यानी सरकार में कौन कौन होते थे अधिकारी, फौजदार होता था, आमिल होता था, कोतवाल होता था और काजी, ठीक है। अब सबसे पहले हम फौजदार के बारे में पढ़ेंगे जिले में। तो फौजदार, मुगल काल में सरकार या जिले का मुख्य प्रशासक कौन होता था, फौजदार होता था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल काल में सरकार यानी जिले का मुख्य प्रशासक कौन होता था, फौजदार। जैसे आज डीएम होता है ना, वैसे उस जमाने में क्या होता था, फौजदार होता था। इसका मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त राजस्व उगाही, किसमें, रेवेन्यू, राजस्व मतलब रेवेन्यू, राजस्व उगाही में अमल गुजार की सहायता करना। किसकी सहायता करना, अमल गुजार की सहायता करना। इतना समझ में आ गया। शेर शाह सूरी के समय में जो आपका फौजदार होता था उसे मुंसिफ मुंसिफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुंसिफ मुंसिफा कहा जाता था। लेकिन मुगल काल में से क्या कहा जाने लगा, फौजदार कहा जाने लगा। तो शेर शाह सूरी के समय में जो मुंसिफ मुंसिफा था वो परगने के मालगुजारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। मालगुजारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण शेर शाह सूरी के समय में कौन करता था, तब फौजदार मत लिखना, तब लिखना मुंसिफ मुंसिफा। वैसे फौजदार मुंसिफ मुंसिफा एक ही है, पद नाम अलग अलग है, ठीक है। चलो, मुगल बादशाहों के समय में फौजदार को न्यायिक अधिकार भी दिए गए। क्या दिए गए, न्यायिक अधिकार भी दिए गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग फौजदार का पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। फौजदार का पद वंशानुगत हो गया। और जब भी पद वंशानुगत होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। जरूरी नहीं है कि फौजदार का बेटा भी उतना ही योग्य हो, लेकिन क्या करते थे कि वंशानुगत हो गया तो ठीक है। उसके बाद अमल गुजार, उसके बाद कौन है, आमिल या अमल गुजार जिले या सरकार, जिला मतलब सरकार को वित्त अधिकारी होता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरकार का वित्त अधिकारी कौन होता था, आंसर, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, सरकार मतलब जिला। मुगल काल में सरकार ऑब्लिक जिले का वित्त अधिकारी, फाइनेंस जो ऑफिसर होता था वो कौन होता था, आंसर अमल गुजार या आमिल। आमिल का काम क्या था या अमल गुजार का काम क्या था, लगान वसूल करना तथा कृषि एवं किसानों दोनों की देखभाल करना। कृषि और किसानों दोनों की देखभाल करना, साथ में लगान वसूल करना, साथ में लगान वसूल करना। वह खालसा भूमि का राजस्व भी एकत्रित करता था। ये अलग क्वेश्चन बनेगा कि मुगल काल में खालसा सरकारों में, जिलों में खालसा भूमि का राजस्व कौन एकत्रित करता था, आंसर अमल गुजार करता था। इतना क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त कभी कभी कोतवाल का स्थान रिक्त हो जाता था, तो नई व्यवस्था होने तक अमल गुजार ही उसका कार्य करता था। यानी कोतवाल का काम भी करता था कभी कभी। अगर कोतवाल नहीं है, रिक्त है उसका पद, तो उसका काम भी कौन करता था, अमल गुजार करता था। ऐसी स्थिति में वह केवल कोतवाल के न्यायिक दायित्व मात्र को ही निभाता था, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा साफ सफाई को नहीं। इतना समझ में आ गया। उसके अलावा बितिकची होते थे भाई, सरकार में क्या होते थे, बितिकची। अमल गुजार के अधीन एक लिपिक होता था, लिपिक मतलब क्लर्क, ग्रुप सी, लिपिक मतलब क्लर्क। उसे भूमि और लगान संबंधी कागजात तैयार करने होते थे। किसको, बितिकची को। उल्टा पूछेगा, भूमि और लगान संबंधी कागजात सरकारों में यानी जिलों में कौन तैयार करता था, आंसर बितिकची करता था, जिसके आधार पर अमल गुजार लगान वसूल करता था। उन कागजातों के आधार पर ही अमल गुजार लगान वसूल करता था। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद होता था कोतवाल। कौन होता था, कोतवाल की नियुक्ति मीर आतिश की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, मीर आतिश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। उसका मुख्य कार्य नगर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना,
स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था करना होता था। अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब कभी कोतवाल नहीं होता था तो अमलगुजार उसका काम देखता था, लेकिन अमलगुजार उसके सिर्फ क्या कोतवाल के न्यायिक दायित्वों को निभाता था, साफ सफाई, कानून और सुरक्षा व्यवस्था को नहीं। लेकिन कोतवाल के जो काम थे वो क्या क्या थे? कोतवाल की पहले तो सबसे पहले कोतवाल की सिफारिश कैसे, कोतवाल की नियुक्ति कैसे होती थी? आंसर, मीर आतिश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार में कौन है? राजा। समझ में आ गया? और उसका मुख्य कार्य यानी कोतवाल का मुख्य कार्य क्या होता था? नगर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था करना, और इसके अतिरिक्त न्यायिक कार्य भी करने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त न्यायिक कार्य भी करने पड़ते थे। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कोतवाल की कचहरी को क्या कहते थे? कोतवाल की कचहरी को क्या कहते थे? आंसर, चबूतरा। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन। चबूतरे हमने कई बार सुने थे, लेकिन क्या था कि ये नहीं पता था कि चबूतरे इसको भी बोलते थे। तो मैंने कहा कोतवाल की कचहरी को क्या बोला जाता था? चबूतरा कहा जाता था, जहां वह शहर के विवादों से संबंधित न्यायिक कार्य करता था। वह नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं के प्रति भी उत्तरदायी होता था। अगर कोई भी घटना नगर में घटित हो गई तो कौन उत्तरदायी है? कोतवाल उत्तरदायी है। ये सरकारों का शासन पढ़ रहे हैं हम, जिलों का। ठीक है, ठीक है जी। फिर होता खजानदार। कौन होता? जिले यानी सरकार का खजांची कौन होता था? खजानदार होता था। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? सरकारी खजाने की सुरक्षा करना। भाई ट्रेजरी होती है आपकी, जिले, हर जिले में ट्रेजरी होती है, पता है आपको? तो जैसे आज ट्रेजरी का भी एक ऑफिसर होता है बड़ा, तो उस जमाने में कौन होता? ट्रेजरी का ऑफिसर खजानदार। ठीक है, खजांची होता था ये। ठीक है, यह अमलगुजार के अधीन कार्य करता था। किसके अधीन कार्य करता था? अमलगुजार। अमलगुजार मतलब वित्त अधिकारी, है ना? पीसीएस दोगे तो वित्त अधिकारी भी बन सकते हो आप, टीओ भी बन सकते हो, है ना? फिर होता था काजी सरकार। कौन? काजी सरकार। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? काजी सूबा की संस्तुति पर सद्र सुदूर द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? सद्र सुदूर। भाई सद्र सुदूर कहाँ बैठा हुआ? केंद्र में बैठा हुआ। काजी सूबा कहाँ है? प्रांत में है। प्रांत के काजी को काजी सूबा बोल रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सरकार में, तो सरकार का काजी थोड़ा छोटा हो गया ना, उसकी नियुक्ति की सिफारिश कौन करेगा? काजी सूबा करेगा। और किसको बोलेगा? सद्र सुदूर को बोलेगा। तब सद्र सुदूर उसकी नियुक्ति करेगा। किसकी? काजी समझ की। इतना समझ में आ गया? न्यायाधिकारी का कार्य करने के कारण काजी को शरीयत पनाह की उपाधि भी दी जाती थी। शरीयत पनाह किसे कहा जाता था? आंसर, काजी सरकार को। किसको? औरंगजेब के शासनकाल में काजी जजिया और जकात दोनों की वसूली करता था। जजिया नॉन मुस्लिम पर लगने वाला कर। आप हिंदू हो, आप मुसलमान नहीं हो, तो आपको जजिया देना पड़ेगा। ठीक है। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर 2.5%। कितना? 2.5%। अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो 2.5 रुपये से जकात देना पड़ेगा, जो कि मुसलमानों की ही भलाई पर खर्च किया जाएगा। इतना समझ में आ गया? उसके बाद भाई पढ़ते हैं हम, सरकार के नीचे होता परगना। कहाँ? परगने का प्रशासन पढ़ते हैं। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा होता था। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा होता था। परगने के प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? सिकदार। क्या होते थे? सिकदार, आमिल, फौतदार, कानूनगो, कारकुन। ठीक है, देखो ना, अब एक चीज समझो आप, क्या समझना है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लर्क के लिए क्या कहा? अभी लिपिक तो बितिकची बोला मैंने। क्या बोला? बितिकची। और यहां पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? कारकुन। कारकुन क्या? क्लर्क। और छोटा क्लर्क कहां पर है? परगने में। कहां पर है? परगने में। वहां पे हम क्या बोल रहे हैं? खजानदार। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? फौतदार। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? परगने में फौतदार भी खजांची है, लेकिन क्योंकि परगना छोटा होता है उसका खजांची है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या? फौतदार। और जबकि हम सरकार डिस्ट्रिक्ट में उसे क्या बोल रहे हैं? खजानदार। इतना समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा क्या क्या बोल रहे हैं हम? सिकदार। क्या बोल रहे हैं? वहां बोल रहे हैं हम फौजदार, यहां बोल रहे हैं हम क्या? सिकदार। इतना समझ में आया? तो सिकदार। अब परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था। भाई परगने में जैसे आज एसडीएम होता है, वैसे उस जमाने में क्या होता था? सिकदार होता था। मेन सिकदार। उसका मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना, राजस्व वसूल करना और
राजस्व वसूल, मतलब राजस्व वसूल करने का काम तो आमिल करता था, लेकिन राजस्व वसूल करने में आमिल की मदद करना। किसकी मदद करना? आमिल की मदद करना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर होता था आमिल। आमिल का काम क्या था? ये परगने का वित्त अधिकारी होता था। क्या होता था? परगने का वित्त अधिकारी। सरकार का वित्त अधिकारी कौन था? अमल गुजार। परगने का वित्त अधिकारी कौन हो गया? आमिल। ये समझ में आ रहा है ना? नाम चेंज हो रहे हैं, काम चेंज नहीं हो रहा, पर मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है। परगना छोटा होता है तो वित्त अधिकारी जो होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। जो प्रांत में होगा, जो मतलब सरकार डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा होगी। जो प्रांत में होगा, प्रोविंस में होगा, उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा होगी। जो केंद्र में होगा भाई, उसकी जिम्मेदारी तो ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी। इतना समझ में आ गया? तो परगने के वित्त अधिकारी को क्या कहते थे? आमिल कहते थे। किसानों से लगान वसूल करना आमिल का मुख्य कार्य था। आमिल का मुख्य कार्य क्या था? किसानों से लगान वसूल करना। अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष प्रत्येक परगने, प्रत्येक महाल में जिसकी मालगुजारी आए, प्रतिवर्ष 1 करोड़ दाम, दाम क्या था? सिक्का था। दाम क्या था? सिक्का था। यानी 1 करोड़ दाम लगभग 25,000 रुपए के बराबर होता था। कितने के? क्योंकि 1 रुपए में 4 दाम होते थे। 1 रुपए में 4 दाम होते थे। ठीक है। और रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। तो अकबर के समय में 1 रुपए में 4 दाम होते थे। तो जहां जहां पर जिस एक साल में 1 करोड़ दाम की मालगुजारी आय होती थी, जहां जहां पर, तो उसने एक आमिल नियुक्त किया वहां पर। क्या किया? और इसको जनता ने क्या कहा? करोड़ी या किरोड़ी? करोड़ी का, क्योंकि 1 करोड़ दाम वसूल करना उसका काम है ना, तो इसलिए करोड़ी। कहीं कहीं पे किरोड़ी भी लिखा होता है, पर करोड़ी, करोड़ जिसने क्या करना है? 1 करोड़ दाम वसूल करना है। इतना समझ में आ गया? अब यह क्वेश्चन कई बार बनता है कि करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अपने शासनकाल के कौन से में वर्ष? 18वें वर्ष। किसने? अकबर ने। कौन से में वर्ष? 18वें वर्ष। किसने? अकबर ने। 1556 में 18 जोड़ दो और लिख दो वहीं पर। अभी 1556 में 18 जोड़ दो तो जो निकल के आएगा उसको क्या करो? लिख दो। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में प्रत्येक परगने में मालगुजारी निर्धारण के लिए परवाना अमीन की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? परगना अमीन, सॉरी परवाना नहीं, परगना अमीन। परवाना नवीस तो अलग था। परवाना नवीस होता था परमिट देने वाला, बाद में पढ़ेंगे हम। परगना अमीन की नियुक्ति की। किसकी? अच्छा। फिर कानून गो। कानून गो क्या होता था? परगने में पटवारियों का प्रधान होता था। आज भी पटवारी से प्रमोट होके क्या बनोगे आप? कानून गो बनोगे। कानून गो से प्रमोट होके क्या बनोगे? नायब तहसीलदार बनोगे। नायब तहसीलदार से प्रमोट होगे तहसीलदार बनोगे। तहसीलदार से प्रमोट होके क्या होगे? क्या बनोगे? एसडीएम तक रिटायर हो जाओगे आप। इसलिए बोल रहा हूं कि पीसीएस निकालो, सीधे एसडीएम बनो। आईएएस निकालो, सीधे डीएम बनो, है ना? चलो जी। खेल सिर्फ कम और ज्यादा का है। ज्यादा पढ़ोगे, जल्दी धैर्य रखोगे, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होती है तो बड़ा बनोगे। जल्दबाजी में रहोगे तो फिर वो उस पद को प्राप्त करने के लिए कई साल लग जाएंगे। क्या लगेंगे? मैंने कहा नहीं, पीसीएस निकालो, डीएसपी बन जाओ, या तो फिर दरोगा बनो। दरोगा बनोगे तब जाके 20 साल में कोतवाल बनोगे, वो भी अगर आपका रिकॉर्ड सही रहा तो, है ना? चलो जी। तो कानून गो परगने के पटवारियों का प्रधान होता था। वह लगान एवं कृषि संबंधी सभी कागजातों को तैयार करता था। कानून गो क्या था? पटवारियों का प्रधान होता था। लगान एवं कृषि संबंधी सभी कागजातों को तैयार करना किसका कार्य था परगने में? आंसर कानून गो का कार्य था। ठीक है। अबुल फजल के अनुसार कानून गो द्वारा वसूल किए गए लगान का 1%, कितना? 1% उसे दस्तूरी के रूप में मिलता था। यानी तनख्वाह जो थी उसकी वो 1% मिलता था, और उसे क्या बोलते थे? दस्तूर है जी ये तो। रिवाज नहीं बोलते जैसे हम, दस्तूर, दस्तूर है जी ये तो, दस्तूरी। यानी 1% मिलना ही मिलना ईमानदारी का। ठीक है। 1% दस्तूरी के रूप में मिलता था। नानकार कहा जाता था उसे। क्या कहा जाता था? नानकार कहा जाता था। जो 1% दस्तूरी के रूप में उसको प्राप्त होता था कानून गो को परगने से, उसको क्या बोलते थे? नानकार। क्वेश्चन बन चुका है यूपी में। ठीक है। आगे। कारकुन परगने के क्लर्क होते थे। कारकुन क्या होते थे? और जिले के क्लर्क कौन होते थे? बितिकची। और यहाँ पे कौन है? कारकुन। ठीक है।
कारकुन परगने के क्लर्क होते थे जो लिखा पढ़ी का कार्य करते थे। इस प्रकार जिले सरकार में जो काम बितिक्ची का होता था, परगने में वही कार्य कारकुन का होता था। समझ में आ गया? ठीक है। आगे, अकबर के काल में परगने के अभिलेख केवल फारसी भाषा में ही लिखे जाते थे। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। अगला है ग्राम प्रशासन। अब किस पे आ गए हम? गांव पे आ गए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे। क्या मानते थे? और मानना भी चाहिए। गांव का शासन गांव के लोगों के ही द्वारा चलाया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप क्या करोगे कि केंद्रीकृत कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सबसे कठिन होता है गांव का शासन चलाना, है ना। कठिन क्यों? लोग नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं गांव में। मैंने उसको नमस्ते की, उसने मेरी नमस्ते नहीं ली, है ना। बहुत सारी चीजें होती गांव में। चलो, तो मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे, जिसे प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, साफ सफाई, शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। ठीक है। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुत, मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था। क्या कहते थे? खुत, मुकद्दम और चौधरी। खुत, मुकद्दम और चौधरी। उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था, आज भी होता है। खुद मुकद्दम और चौधरी, उसकी सहायता के लिए पटवारी। मुगल काल में पटवारी को राजस्व का 1% दस्तूरी कमीशन के रूप में दिया जाता था। 1% दस्तूरी के रूप में दिया जाता था। मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गांवों को मावदा या दीही कहा जाता था। यूपी में क्वेश्चन पूछा, गांव को क्या कहते थे? आंसर मावदा या दीही कहते थे। इतना समझ में आ गया। मावदा या दीही के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। क्या कहते थे? छोटी छोटी बस्तियां जो होती थी उन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकारों मतलब जिलों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया था, जिसे चकला कहा जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अब ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया, बहुत पहले यूपीएससी में भी पूछा गया। चकला क्या था? तो चकला क्या था? शाहजहां के समय में परगना और सरकार, यानी सरकार के बाद और परगने से पहले एक चकला होता था, चकले में कुछ परगने होते थे। इतना समझ में आ गया? ठीक। मुगल काल में बंदरगाहों का प्रशासन की देखभाल मुसद्दी नामक अधिकारी करता था। बंदरगाहों की देखभाल कौन करता था? मुसद्दी नामक अधिकारी करता था। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। मुगल काल में कारखानों पर सरकारी अधिकार होता था। भाई क्या होता था? इसके प्रशासन के लिए दीवाने बयूतात। अब कारखानों का सरकारी अधिकारी जो होता था उसको क्या बोलते थे? दीवाने बयूतात नामक एक विभाग स्थापित किया गया था, और इसका प्रमुख दीवाने बयूतात ही होता था। दीवाने बयूतात विभाग का नाम भी है, और दीवान -ए बयूतात उसका अधिकारी है। क्या है? तो दीवाने बयूतात का कार्य क्या था? सरकारी कारखानों की देखभाल करना। इतना समझ में आ गया? मुगल काल में कारखानों के लिए क्योंकि बयूतात शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए उसको दीवाने बयूतात विभाग बोलते थे। कारखाने यानी बयूतात यानी कारखाने, बयूतात यानी कारखाने। जवाबित ए आलमगीरी के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंत तक शाही कारखानों की संख्या लगभग 69 थी। कितनी थी? जवाबित बोलते हैं, कानून होते हैं जवाबित। क्या होते हैं? जवाबित आलमगीरी, आलमगीरी औरंगजेब का नाम है आलमगीर। तो जवाबित आलमगीरी के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंत तक शाही कारखाने में 69 जो संख्या थी कारखानों की, वो कितनी थी? 69 थी। इतना समझ में आ गया? ठीक। मुगल शाही कारखाने में बनने वाली वस्तुओं को खिल्लत विशेष उल्लेखनीय थी। खिल्लत एक सम्मान की पोशाक होती थी, जिसे बादशाह विशेष अवसरों पर विशेष व्यक्तियों को प्रदान करता था। नहीं बोलते हम कि उसने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। खिल्लत का मतलब होता है पोशाक, एक विशेष प्रकार की पोशाक। ठीक है? पोशाक समझते हो? कपड़े। हाँ। मुगल काल में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर ने भेरा के किले पर आक्रमण के दौरान किया था। भीरा को जब उसने जीता, भेरा के किले को जीता 1519 में, तो सबसे पहले तोपों का प्रयोग बाबर ने कहां पर किया? भेरा। लोग ये जानते हैं ना कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, उससे पहले वो भेरा को जीतने में तोपों का प्रयोग कर चुका था। क्या कर चुका था?
तोपों का प्रयोग कर चुका था। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कभी कि तोपों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने कब किया? आंसर भेरा के किले को जीतने में। दक्षिण भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग विजयनगर के शासक बुक्का राय ने 1367 में बहमनी के विरुद्ध कर दिया था। ये बाद के संशोधों में निकला कि भैया तोपों का प्रयोग बाबर नहीं, विजयनगर साम्राज्य के बुक्का राय, मतलब राजा होता है बुक्का, हरिहर बुक्का सुना है आपने? विजयनगर साम्राज्य है ना, हरिहर बुक्का, संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का, माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से उन्होंने क्या कर्नाटक में क्या हप्पी हस्तिनावती, हम्पी जिसको बोलते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पढ़ा है ना? तो बुक्का ने बहमनी के विरुद्ध क्या कर दिया था? 1367 में तोपों का प्रयोग कर लिया था। समझ में आ गया? अब है भाई मुगल कालीन वित्त व्यवस्था। क्या है? अब जितना बोरिंग लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि कहानियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि जी उसकी एक पत्नी थी, उसके 14 बच्चे हुए, 7 मर गए, 7 जिंदा रहे, 4 लड़के थे, 3 लड़की थी। ये बड़ा अच्छा लगता सुनने में, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है पोर्शन। कौन सा? कि मुगल कालीन वित्तीय व्यवस्था थी कैसी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे मेंस में भी। ठीक है, तो सबसे पहले मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। क्या पढ़ते हैं? मुद्रा प्रणाली के बारे में। तो मुगल काल में सिक्का 3 धातुओं से बना होता था, सोना, चांदी, तांबा। सोना, चांदी और तांबा। बाबर के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं के नाम और दूसरी ओर बाबर का नाम और उपाधि अंकित थी। बाबर का जो सिक्का था चांदी का, उसमें एक तरफ कलमा लिखा था, दूसरी तरफ 4 खलीफाओं के नाम लिखे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 4 खलीफाओं के नाम, दूसरी तरफ बाबर का नाम और उपाधि। ठीक है। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख और कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। तो शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया? बाबर ने चलाया। कहां पर चलाया? काबुल में चलाया। किस चीज का बना होता था शाहरुख? चांदी का। कांधार में क्या चलाया उसने? बाबरी नामक सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाया? शेरशाह सूरी ने मिली जुली धातुओं के स्थान पर शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया, जिसे रुपया कहा गया, 180 ग्रेन का। अंग्रेजों ने भी तारीफ की है इसकी, रुपया की। और ये अंग्रेजों के समय तक विनिमय का साधन बना रहा। क्या रहा? विनिमय का साधन रुपया बना रहा चांदी का। देख लो, कभी चांदी के रुपये चलते थे। उसने तांबे का भी सिक्का चलाया, जिसे उसने क्या कहा? पैसा कहा। क्या कहा? पैसा कहा। ठीक है। उसके बाद मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार अकबर ने दिया। उसने क्या किया? 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाई। अकबर ने शाही टकसाल कहाँ बनाई? आंसर दिल्ली में। टकसाल किसको बोलते हैं? मिंट को बोलते हैं। मिंट क्या होती है? जहां सिक्के ढाले जाते हैं। क्या ढाले जाते हैं? सिक्के ढाले जाते हैं। ये यूपी ने पूछा कि जो अकबर ने 1577 में दिल्ली में शाही टकसाल बनाई, उसका प्रधान किसे बनाया? तो एक चित्रकार को बनाया उसने, चित्रकार को, जिसका नाम था ख्वाजा अब्दुस समद। क्या नाम था? ख्वाजा अब्दुस समद। अब इसके नीचे चित्रकार भी लिख दूं तो क्यों बनाया होगा? ताकि सिक्के अच्छे क्या हों? चित्रकार जो होता है वो सिस्टमेटिक होता है ना। वो कम से कम पंच मार्क कॉइन तो नहीं बनाएगा। पंच मार्क मतलब धातु को क्या मार मार कर, ठोक ठोक कर जो नहीं किया जाता, गोल किया जाता, वैसा तो नहीं बनाएगा। चित्रकार जो होगा वो कैसा होगा? सिस्टमेटिक होगा ना। ठीक है जी। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया। कौन सा? मुहर। मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? आंसर मुहर। अकबर ने चलाया मुहर। इतना समझ में आ गया। आईने अकबरी में लिखा है, अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबर नामक की तीसरी जिल्द है। उसमें अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि 1 मुहर बराबर 9 रुपया। यानी जब आप एक सोने का मुहर लेके जाओगे तब आपको 9 चांदी के रुपये मिलेंगे। रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का संशब था भाई। कितना? संशब था 101 तोले का। 1 किलो का सिक्का भाई।
कितने का? 1 किलो और कितना ग्राम? जीरो और लगा लो, 101 रुपया, 100 और लगा दो, यानी 1 किलो 100 ग्राम। इतना ही हुआ? नहीं, 1 किलो 10 ग्राम। 1 किलो 10 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम। एक, हाँ 10, 1 किलो 10 ग्राम। अरे 1 तोले में 10 ग्राम होते हैं। 101 तोले का सिक्का होगा तो कितना हो गया? 1010। 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलो होता है। और 10 ग्राम बराबर, तो 1 किलो 10 ग्राम का सिक्का चलाया अकबर ने। कौन सा? संचब। शायद बड़ी लेन देन के लिए, शायद बड़ी लेन देन के लिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने का एक और सिक्का चलाया, इलाही। क्या चलाया? इसने इलाही सम्मत भी चलाया था, इसने इलाही सिक्का भी चलाया। इलाही सम्मत कब चलाया? डेट ढूंढो जल्दी से। अकबर ने इलाही सम्मत चलाया था भाई, कब चलाया था? डेट वाले उसमें देखो। ऐसे इसने इलाही सिक्का भी चलाया जो 175 ग्रेन का था। 1583 में अकबर ने इलाही सम्मत का प्रारंभ किया, नया कैलेंडर शुरू किया अकबर ने 1583 में। इतना क्लियर हो गया? इसने इलाही सिक्का भी चलाया जिसका वजन कितना था? 175 ग्रेन था। यह मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था। अब दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार कौन था? आंसर इलाही। लेकिन अगर पूछेगा मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था, तब आपने बोलना मुहर। सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? मुहर। लेकिन मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार कौन था? आंसर इलाही। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। चांदी का मानक सिक्का रुपया, जिसको कि शेरशाह द्वारा चलाया गया था, इसका वजन बाद में फिर 175 ग्रेन था। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था। यह भी मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था, चांदी के रुपयों में, चांदी में रुपया क्या था? आधार था। इतना समझ में आ गया? उत्तराखंड वालों ने पूछा, पीसीएस वालों ने, कि अकबर ने एक चांदी का एक चौकोर सिक्का या वर्गाकार सिक्का चलाया, कौन सा? आंसर जलाली। चौकोर सिक्का जो चलाया जलाली, और इस सिक्के को लोगों ने पसंद नहीं किया क्योंकि लोग अभ्यस्त थे गोल सिक्कों के। अभी भी अगर एक चौकोर सिक्का आ गया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जेब में रखते हुए, क्योंकि गोल सिक्के बचपन से क्या देख रहे हो आप? पर हमने देखा है चौकोर सिक्का 5 पैसे का चौकोर होता था। 10 पैसे का जो सिक्का होता था वो बिल्कुल ऐसा ऐसे से बना होता था, देखा है आपने? चलो 25 पैसा छोटा सा होता था, 50 पैसा थोड़ा बड़ा होता था, 1 रुपया और बड़ा। आजकल के 1 रुपये चुंबक से चिपक जा रहे, पता है? हाँ। क्या हुआ कि जो देखो वास्तविक मुद्रा जो है ना वो सिक्का है। क्यों? क्योंकि उसका एक धात्विक मूल्य होता है। क्या होता है? तो पहले सुना होगा आपने 1 रुपए का बड़ा सिक्का चलता था, तो लोगों ने क्या किया? उन सिक्कों को जमा किया। अब जब उसको तोल के बेचा तो जैसे 1 रुपए का सिक्का है तो वो 1 रुपए 35 पैसे में जा रहा है। कितने में? जो धात्विक मूल्य हो गया था उसका, वो बाद में 1 रुपए 35 पैसा हो गया। इसलिए मार्केट से सारे सिक्के क्या हो गए? गायब हो गए। गायब क्यों हुए? क्योंकि लोग ले गए उसको, किसी ने मूर्तियां बनाई उसकी, किसी ने उसके ब्लेड बनाई, किसी ने कुछ बनाया। भाई 1 रुपए के 5 ब्लेड तो निकल ही जाएंगी, ब्लेड मिलेगी 10 रुपए में। 1 रुपए के 10 रुपए बनाए लोगों ने। क्या किए? जिनको गलाने आते हैं, बनाने आते हैं, उन्होंने क्या किया? तो क्योंकि वास्तविक मुद्रा जो है वो क्या है? सिक्का। उसका एक धात्विक मूल्य होता है। बाद में सरकार ने क्या किया? एक ऐसा सिक्का चलाया जिसके बाहर एक धातु और बीच की धातु अलग। अब लोगों ने उसको गलाया और वो फ्यूज हो गई, मतलब कुछ कबाड़ हो गया। वो क्या हो गया? निकिल मिलाया, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा करके मिलाया, तो बीच में ऐसे सिक्के चले थे जिसमें 2 कलर होते थे। फिर भी लोग नहीं माने। फिर धात्विक मूल्य क्या हो गया? उसका ज्यादा हो गया। 1 रुपए की वैल्यू क्या हो गई? चल 1 रुपए में रहा, लेकिन उसका धात्विक मूल्य 1 रुपए 65 पैसा, तो भाई क्यों चलेगा वो? तो बाद में जो अब सिक्के हैं, हर की पेड़ी पे जाना, लोग मैग्नेट डालते हैं बच्चे और उससे सिक्के खींचते हैं। इसका मतलब लोहे के सिक्के चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? समझ में आया? कॉस्ट आती है ना सिक्कों को ढालने की, कि नहीं आती है? पता चला आपने। अब उसका अगर धात्विक मूल्य फिर दोबारा क्या हो जाएगा? तो फिर दोबारा आप उसको गला के सरिया बना के अपने मकानों में छत पर डालोगे। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं होगा? भाई बहुत फाइन सिक्के में बहुत फाइन धातु इस्पात यूज किया जाता है ना, स्टील यूज किया जाता है मेरे ख्याल से। अब स्टील जो है, फिर पता चला आपने सिक्के क्या किए? गलाए और उसके बर्तन बना के, यानी आपने 100 सिक्के गलाए और
एक बना दिया आपने बर्तन और वो बेच दिया 500 में, तो 100 की जगह क्या मिल रहा है आपको, 500 रुपये मिल रहा है, तो क्या करोगे आप? तो लोग बड़े चतुर हैं, क्या हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के, कांसे के सिक्के चलाए, तो बरनी लिखता है प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, क्योंकि तांबे कांसे के बर्तन किन के यहाँ होते थे, हिंदुओं के यहाँ। उसने कोई व्यवस्था तो की नहीं थी, उसने गोल गोल सिक्के चलाए खाली, तो लोगों ने काटे, गोल बनाए, चांदी लिया और उसकी जगह बाजार में चांदी जमा कर दिया और कांसे को क्या कर दिया, मार्केट में चलने लग गया। तो बरनी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। सच है कि झूठ है मैं नहीं जानता, बट क्वेश्चन बना आईएएस में, प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, कथन किसका है? आंसर बरनी का। क्या? एक और कथन आता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की 2 saying बड़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आंसर बदायूनी। बदायूनी बहुत बाद का है, लेकिन वो कई साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिख रहा कि जब वो मरा तो सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह कथन किसका? बदायूनी का। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो जी, तो जलाली भी चला दिया अकबर ने। अकबर ने तांबे का सिक्का चलाया दाम। क्या चलाया? दाम चलाया, जो रुपये के 40वें, यानी 1 रुपए में 40 दाम होते थे अकबर के समय में। कितने? 1 रुपए में 40 दाम। ठीक है जी। ₹1 में 40 दाम, तो ऊपर 25 करोड़, 1 करोड़ दाम को 25,000 रुपए क्यों बोला है इसने? हाँ, 25,000 में भाई 1 करोड़ दाम 25,000 रुपया बोल रखा है इसने, है? यानी एक दाम में कितने, एक रुपये में 40 दाम होने चाहिए थे ना। 1 रुपये में 40 दाम होने चाहिए थे। 1 करोड़ दाम है तो कितने रुपए बने, जरा डिवाइड करके देखो। 1 करोड़ में 40 से डिवाइड करो, कितना आ रहा? 1 करोड़ में 40 से डिवाइड, हाँ, तो 2,50,000 रुपए होने चाहिए भाई, 25,000 रुपए नहीं, 2,50,000 रुपए होने चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो वहां पर उसको सही कर देना, गलत लिखा हुआ है 25,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तांबे का एक छोटा सिक्का जीतल, तांबे का एक छोटा सिक्का भी चलाया गया, जीतल कहलाता था वो, जो एक दाम के 25वें भाग के बराबर होती, यानी एक तांबे के दाम में 25 जीतल मिलते थे। क्या मिलते थे? 25 जीतल मिलते थे। ठीक है, इसका प्रयोग केवल हिसाब किताब के लिए होता था, लेकिन सिक्कों के रूप में इसका अस्तित्व तो नहीं था। इसे फलूस या पैसा भी कहा जाता था। किसको? जीतल को फलूस या पैसा भी कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने भी तो चलाया था दाम, है? चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलाया था ना शेरशाह सूरी ने। अकबर ने भी चलाया, देख लीजिए एक बार, तांबे का दाम चलाया कि नहीं चलाया? चलाया, शेरशाह सूरी ने पढ़ाया था मैंने। बिल्कुल। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की आकृति अंकित करवाई और देवनागरी में राम सिया लिखवाया। क्या लिखवाया? वैसे सिया राम बोला जाता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो महिला है उनका नाम पहले लिया जाता है, सिया राम। ठीक है, तो राम सिया लिखवाया इसने। अकबर ने असीरगढ़ किले को जब जीता तो उसकी स्मृति में एक सोने का सिक्का चलाया, जिस पर एक तरफ बाज और दूसरी तरफ टकसाल का नाम और ढालने की तिथि अंकित है। तो जब उसने असीरगढ़ के किले को जीता तो उसने एक ऐसा सिक्का चलाया जिस पर बाज बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सोने का सिक्का था, बाज बना हुआ था। ठीक है, 1616 में रुपये का मूल्य 40 दाम के बराबर था, किंतु 1627 ईस्वी के बाद लगभग 30 दाम के बराबर हो गया। यानी धीरे धीरे पैसे की वैल्यू क्या होने लगी? कम होने लगी, यानी 30 दाम मिलने लगे। ठीक है, जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। यहां से क्वेश्चन बना है भाई, निसार नामक सिक्का किसने चलाया? जहांगीर ने चलाया, जो रुपये का चौथाई मूल्य के बराबर, यानी 1 रुपये में 4 निसार होते थे। 1 रुपये में 4 निसार होते थे, और निसार किसने चलाया? जहांगीर ने चलाया। शेरशाह सूरी ने दाम और रुपये के बीच में आना चलाया। क्या चलाया? आप सुनते होंगे पुराने लोगों को, 12 आना, 4 आना बोलते हैं,
आना दरअसल सिक्का था जो कि किसने चलाया, शाहजहां ने चलाया। और आना जो था वो दाम, तांबे के दाम और चांदी के रुपये के बीच में था। इतना समझ में आ गया। मुगल काल में सर्वाधिक रुपये की ढलाई औरंगजेब ने करवाई। किसने? औरंगजेब ने कराई। औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद सिक्कों पर कलमा अंकन की प्रथा बंद हो गई। उसने कहा काफिरों के हाथ में जाकर कलमा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए कलमा खुदवाने की प्रथा को क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया। ठीक है। उसने अपने अंतिम काल में ढाले गए कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबही द्वारा रचित पद्य अंकित करवाए। औरंगजेब के सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबही के कुछ पद्य अंकित मिलते हैं। किस मुगल सम्राट के सिक्के पर मीर अब्दुल बाकी शाहबही के पद्य अंकित मिलते हैं? आंसर औरंगजेब। अबुल फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में सोने के सिक्कों को ढालने के लिए 4 टकसालें, चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए 14 टकसालें और तांबे के सिक्कों को ढालने के लिए 42 टकसालें क्या थी, मौजूद थी। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहते थे? आंसर दरोगा। समझ में आ गया। जहांगीर ने अपने कुछ सिक्कों पर अपना और नूरजहां दोनों का नाम एक साथ, ये तो अद्भुत था, है ना, अपना और नूरजहां दोनों का नाम एक साथ अंकित करवाया, जबकि कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित है। शराब से इतना क्या था, प्रेम था किसको? शराब के प्याले हो, नूरजहां का साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? जहांगीर बोल रहा है। बताओ ना। पहले व्यक्ति मद्यपान करता है, फिर मद्य उसका पान करती है ना। ठीक है। माप तौल के पैमाने, भाई अकबर के सिंहासनारूढ़ होने के पूर्व उत्तर भारत का नाप के लिए क्या गज सिकंदरी चलता? सिकंदर लोदी ने चलाया था गज सिकंदरी। मैंने बताया था आपको, एक बार क्वेश्चन पूछा गज सिकंदरी और गज इलाही में कितने का अनुपात था? तो 39:41 का, क्योंकि गज सिकंदरी 39 अंगुल होता था। अंगुल समझते हो, ऐसे 4 4 8 4 12, और ये जो था ये 41 अंगुल था। कितना? 41 अंगुल। तो 39:41 गज सिकंदरी और गज इलाही। गज इलाही किसने चलाया? अकबर ने। ठीक है। तो अकबर के काल में गज इलाही चलाया गया, 41 अंगुल का होता था, 33 इंच का होता था, पर हम अंगुल के हिसाब से बोल रहे हैं ना। मॉरलैंड के अनुसार दक्षिण भारत में नाप के लिए प्रयुक्त होने वाली कोवार्ड नामक इकाई का उल्लेख किया है, जो सूती और ऊनी वस्तुओं को नापने के लिए प्रयुक्त होती थी। कोवार्ड क्या था? सूती और ऊनी वस्तुओं को नापने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक इकाई थी, जिसको मोरलैंड ने क्या बताया? दक्षिण भारत में नाप के लिए प्रयुक्त होने वाली एक इकाई। कोवार्ड, कोविड नहीं, कोवार्ड, ऐसे याद करना, कोविड नहीं, कोवार्ड। अरब व्यापारियों ने समुद्र तटों पर बहार नामक तौल की इकाई लागू की। इसी प्रकार गोवा में कैंडी नामक तौल की इकाई प्रचलित थी। कैंडी, गोवा में क्या थी? कैंडी, तोलने के लिए। शाही शिविर को उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था। शाही शिविर को क्या कहते थे? उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था। ग्वालियर किले में शाही कारागार में मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह कहा जाता था। ग्वालियर किले की शाही कारागार को मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह कहा जाता। कई मारे गए लोग, बहुत सारे लोग मारे गए। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो एक बार और, मोहर जो है सोने का सिक्का था, अकबर ने चलाया, है ना। 9 रुपये एक मोहर बराबर 9 रुपये। संसब जो था अकबर ने चलाया, सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब, 101 तोला, 1 किलो 10 ग्राम। कितना? बड़ी लेन देन के लिए प्रयुक्त। इलाही अकबर ने चलाया, सोने का सिक्का 10 रुपये के बराबर। रुपया जो चलाया शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया, 180-175 ग्रेन, या तो 180 ग्रेन या 175 ग्रेन, वैसे 175 ग्रेन। ठीक है। जलाली जो चलाया वो चौकोर सिक्का था, अकबर ने चलाया जलाली। दाम जो चलाया अकबर ने चलाया, तांबे का दाम, है ना, रुपये का 40वां भाग, यानी 1 रुपया बराबर 40 दाम। बाद में 1 रुपया बराबर 30 दाम हो गया था। जीतल जो चलाया तांबे का छोटा सिक्का होता था, दाम का 25वें भाग के बराबर, फलूस या पैसा कहते थे इसको। निसार जहांगीर ने चलाया, तांबे का सिक्का था।
निसार क्या था? तांबे का सिक्का था, निसार जहांगीर ने चलाया, 1 रुपये बराबर 4 निसार। आना जो चलाया शाहजहां ने चलाया, दाम और रुपये के बीच में होता था, है ना। गजे सिकंदरी 39 अंगुल, इलाही गजे इलाही 41 अंगुल। कोवाड दक्षिण भारत में सूती ऊनी वस्त्रों की नाप की इकाई। बाहर जो थी अरब व्यापारियों ने समुद्र तटों पर तोल की इकाई लागू की। और कैंडी मतलब गोवा में प्रचलित तोल इकाई। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब पढ़ना हमने सेना। देखिए टाइम कितना हो गया, काफी है, सेना बाद में कराऊं।